आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए वैचारिक प्रतिबद्धता, उसके साथ साथ फिर जब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र की, तो उसमें भी एक अपनी अलग तरह की छवि, एक कुशल प्रबंधक के रूप में बड़े बड़े आयोजन जिन्होंने देखे, संभाले, और साथ ही विशेष संपर्क प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं जो घुट्टी मिली थी मूल संगठन में संपर्क की, स्नेह की, संवाद की, उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टूडियो में आज पधारे हैं श्रीमान सोमकांत जी शर्मा। सोमकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आखिर इतना एक व्यापक अनुभव और अलग अलग क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र की, वैचारिक प्रतिबद्धता से लेकर प्रबंधन तक की, कैसे हुई शुरुआत? कुल मिलाकर बाल्यकाल से परिवार का जो वातावरण था, पिताजी सामाजिक क्षेत्र के अंदर जाते थे और उनको संघ की जिम्मेदारी थी और घर पर प्रतिदिन कोई न कोई आने वाले, कोई न कोई चर्चा करने वाले ऐसे लोग घर पर रहते थे। उनको सुन सुनकर मन में ये भाव जगा, हमें भी ये काम करना चाहिए। इन काम के पीछे दो भावुक घटनाएं मेरे जीवन में जुड़ी है। मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे एक जयपुर शहर के कार्यकर्ता थे। जी। उन कार्यकर्ता के पुत्र, इकलौता एक पुत्र था हम्म। और वह पुत्र बड़ा बीमार था। जी। सब कार्यकर्ता उनको देखने जा रहे थे। अचानक तबीयत इतनी खराब हुई कि उस 8 साल के बच्चे का देहावसान हो गया। हम्म। और देहावसान हुआ तो सब कार्यकर्ता उनके परिवार के लिए लगने ही थे। उसकी घर की तैयारी से लेकर के उनके घर पर इस प्रकार का अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी वो करके जब हम लोग आए और करके उनके घर परिवार वालों के भोजन वगैरह की व्यवस्था की तो कोई 3:30-4 बजे थे। तो 3:30-4 बजे बैठे, सब लोग बैठे थे, शोक संतप्त थे क्योंकि इकलौता बेटा था उनका, वो उस संसार से चला गया। लेकिन मैं भी उस समय बहुत छोटा था, सामने ही बैठा था। परिवार के अंदर पिताजी का सक्रियता बहुत थी तो हम उनके साथ सब जगह जाते थे। तो मैंने देखा कि 5:30 बजे वो व्यक्ति उस बैठक में से खड़ा होता है और सबको कहता है कि मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। और वो उठकर अपने कक्ष में गए होंगे। वहां जाकर के उन्होंने अपना गणवेश पहना, नेकर पहना और नेकर पहन करके तुरंत शाखा के लिए चल दिए। सबने कहा कि आज जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले पूर्व योजना से मेरा प्रवास तय है, इसलिए मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता। और वह वहां गए, 1 घंटे की शाखा पर रहे और वापस आए तो वेदना तो बहुत थी, पुत्र गया। जब उस शाखा के लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे वहां शाखा पर रहे, लेकिन हमें उनके चेहरे को देखकर, उनकी बातचीत को देखकर ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा पहाड़ इन पर टूटा है। लेकिन जब वो घर पर आए तो बहुत फूट फूट कर रोए। वो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा, मेरे जीवन में तो कम से कम ये बहुत बड़ा इंस्टेंस था कि एक व्यक्ति जिसके पुत्र का देहावसान हो गया, उस दिन भी अंतिम संस्कार के बाद वो शाखा पर गया। तो वही एक मेरी शुरुआत थी कि हम शाखा पे नियमित रूप से न कोई कहने वाला न कोई बताने वाला, लेकिन स्वयं प्रेरणा से जाने लगे। तो ये एक जीवन की हमारे महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना से समझा जा सकता है कि वास्तव में संघ का जो विचार है वो किस तरीके से आज शताब्दी वर्ष तक पहुंचा है। ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं, और इन्हीं उदाहरणों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं संघ के कार्यकर्ता। सोमकांत जी ने भी जैसा बताया कि संघ की शाखा में जाना एक विषय था, लेकिन इस तरह की बहुत सी घटनाएं जो होती हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देती हैं कि कोई व्यक्ति आखिर किस स्तर तक जाकर काम कर सकता है। संघ में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां भी रही आपके पास में, बहुत सारे काम आपने किए। राजनीतिक क्षेत्र में आने की शुरुआत किस तरह से हुई? देखिए कि क्या है, मैं संघ का काम करते करते मेरी ओर एक प्रकल्प का काम मेरी ओर आया, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान का। और वो काम करते करते हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता थे जो संगठन मंत्री के नाते आए। वो हमारे साथ एक गाजियाबाद हिंदू मेले में मिले और उन्होंने वो हिंदू मेला देखा, वहाँ की व्यवस्थाओं में मैं गया हुआ था, उस समय वो वहाँ संगठन मंत्री थे। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने कुछ काम मुझको दिए और काम देते 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 ऐसी स्थिति बनी कि अब राजनीति में आ गए।
सहजता से काम करते करते व्यक्ति का रास्ता अपने आप जो है वो उसे बुला लेता है कि कहाँ आपको काम करना है, कहाँ आपकी आवश्यकता है इस काम को लेके। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो उनको पहले से बताया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है। स्थानीय स्तर पर भी ये सब बातें होती हैं। आपकी जो घटना है वो एक तरीके से यूं समझ में आ रहा है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुला लिया। तो मूल संगठन जो है वहां भी पहले आपने कोई चर्चा की, वहां से किसी तरह की कोई बातचीत हुई? उस सारे विषय में काम करते करते चले गए और वो सहसा विषय ऐसा बन पड़ा कि उस काम क्षेत्र में काम की अधिकता थी और काम देने वाले थे तो रुचि बन गई और चलिए चले गए। राजनीतिक क्षेत्र पर फिर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले जो बात हुई हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन की, HSS फेयर जो होते हैं, क्या है ये संगठन, कैसे हुई शुरुआत इसकी और क्या करते हैं काम? देखिए कि इस संस्थान का नाम है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान, हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन। जी। नाम से समझ में आ रहा है कि हिंदू की फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन सर्विस है। तो ह्यूमन सर्विस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों को आधार मानकर यह कार्य पूरे देश भर में चलता है। अब ये काम क्या करता है? ये 3 काम प्रमुख रूप से कर रहा है। समाज के अंदर हिंदू शब्द को लेकर अनेक प्रकार के मिसपरसेप्शन फैले हुए हैं। हिंदू ऐसा है, हिंदू पूजा पद्धति को लेकर है, हिंदू सेक्युलर कम्युनल के बीच के लोग जो चुनावी दंगल में रहते हैं उन्होंने उसको आरोपित कर रखा है। तो सर्व समाज में हिंदू शब्द के प्रति फैले मिसपरसेप्शन को दूर करना। दूसरा काम है कि हिंदू जीवन पद्धति जो हमारी है उस हिंदू जीवन पद्धति को दैनिक जीवन में परिवारों के बीच में उतारने का काम जो है वह हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान करता है। और तीसरा है हिंदू संगठन जो जो भी मानव मात्र की सेवा के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ, बिना किसी लाभ के, ऐसे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उन सभी संगठनों को समाज से परिचित कराना और समाज के लोगों को सेवा कार्य से जोड़ना। यह 3 प्रकार के बड़े काम हैं। हिंदू जीवन पद्धति कैसे स्थापित होगी उसके लिए हमने 6 सिद्धांत बनाए हैं। वनों का संरक्षण है, इकोलॉजी के ऊपर प्रिजर्व इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी संरक्षण है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, उसका है। चौथा मानवीय पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन है और 5वां है नारी सम्मान में अभिवृद्धि और 6वां है देशभक्ति का बीजारोपण। ये 6 विषय ऐसे हैं जो सीधे सीधे हिंदू को परिभाषित करते हैं और इनके संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए जितने भी प्रतीकात्मक कार्यक्रम से लेकर चर्चात्मक विषय हो सकते हैं वो सब HSS हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं। कितना पुराना संगठन है राजस्थान की दृष्टि से यदि बात करें? राजस्थान में 2015 में यह कार्य प्रारंभ हुआ। आप प्रारंभ से ही? मैं प्रारंभ से जुड़ा हूँ। अभी एक तरफ आपकी व्यस्तता राजनीतिक कार्यक्रमों में रहती होगी, दूसरी तरफ HSS फाउंडेशन की भी बात करते हैं। आपने बताया 6 तरह के कार्यक्रम हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम वहाँ भी है और ख़ासतौर पर यदि देखा जाए तो मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो उसमें भी जो आपने 6 विषय बताए उनसे संबंधित बहुत से कार्य सीधे सीधे गतिविधियों के माध्यम से हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का एक काम है, कुटुंब प्रबोधन का काम है। आप जो बता रहे थे उससे लगता है कि लगभग विषय एक से ही हैं। तो जिस पद्धति पे संघ की गतिविधियां काम कर रही हैं और जिस पद्धति पे HSS फाउंडेशन काम कर रहा है, क्या कुछ साम्यता है या कुछ तरीका प्रकार कुछ अलग है? देखिए कि एक विषय पर पूरे देश भर में अनेक संगठन काम करते हैं। भारत का व्याप बहुत बड़ा है और अलग अलग वर्गों में अलग अलग ढंग से काम किए जाते हैं। जी। संघ की प्रेरणा से पर्यावरण गतिविधि बहुत अच्छा काम कर रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे लाना, उन पर्यावरण की गतिविधि में जो जो भी लोग समाज जीवन में काम करते हैं उन लोगों को उत्साहित रखना, उनके साथ सहयोग करना, उनको आगे बढ़ाना, ये काम उनका है। हमारा काम है समाज में इकोसिस्टम बनाना। हम एक्टिविस्ट नहीं हैं जी। ना एक्टिविस्ट वो हैं। केवल और केवल उनका काम है अच्छी सज्जन शक्ति के लोग जो समाज जीवन में काम कर रहे हैं उनको समाज के बीच में लेकर आना और उनका सहयोग करना। हमारा काम क्या है कि समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल टारगेट है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हमारा टारगेट है, मीडिया हमारा टारगेट है,
कॉरपोरेट हमारा टारगेट है। हमारे यहाँ पर जितने भी जाति बिरादरी के संगठन है वो टारगेट है। उन लोगों के अंदर इनकी विषय की चर्चा प्रारंभ कराना और चर्चा प्रारंभ कराकर और वहां एक इकोसिस्टम बनाना, ये हमारा काम है। तो मैं मानता हूं कि काम भले ही एक से हो, लेकिन सब लोगों के पास में एरिया इतना बड़ा है कि ऐसे 5 और काम शुरू करेंगे तो भी शायद वो पूरा समाज और पूरा उसको हम कितना प्रभावित कर पाएंगे, वो एक विषय है। बहुत महत्वपूर्ण बात सोमकांत जी ने रखी कि टारगेट क्या है, कहाँ काम करना चाहते हैं। और जब बात अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की आती है तो बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि भाषा अपने साथ संस्कार लेकर आती है, भाषा अपने साथ संस्कृति भी लेकर आती है, और कहीं विदेशी भाषाओं के साथ साथ विदेशी संस्कार और विदेशी परंपराओं में हम इतने नहीं रच बस जाएं कि अपनी चीज, अपना जो स्व का स्वाभिमान है उसको भूलने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे संगठन जो है वो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, और उसी के आधार पर इनकी कार्य योजना बनती है। एचएसएस की बात करें थोड़ा तो जयपुर में कुछ मेलों का भी आयोजन किया गया, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि अपने आप में अलग तरह के आयोजन वो रहे और आपकी प्रमुख भूमिका भी उन सब में रही। हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले जयपुर में 4 मेले संपन्न हो चुके हैं। कोविड तक लगातार चले, 15, 16, 17 में, फिर कोविड का कालखंड आ गया। 18, 19 में कुछ इस प्रकार की योजना बनी कि हम यहाँ कर नहीं पाए। फिर कोविड के बाद हमने 24 में भी किया। हिंदू आध्यात्मिक मेले का मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की प्रमुख बातें हैं। एक है समाज जीवन के अंदर रहने वाले विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों को एक स्थान पर लाना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट अप्रोचेस, उन सब के लोगों को एक स्थान पर लाकर उनको सर्विस से जोड़ना, सेवा कार्यों से जोड़ना। तो संगठन आते हैं, वे क्या सेवा कार्य करते हैं, वो सेवा कार्य में कैसे नया व्यक्ति जुड़ सकता है, इस बात को वो लोग बताते हैं। दूसरा एक, क्योंकि स्कूलों की भूमिका हमारे काम में ज्यादा है, तो स्कूलों के माध्यम से प्रतिदिन एक थीम को लेकर उनके बीच में विचार जाना चाहिए, संस्कार जाना चाहिए। तो संस्कारों के प्रतीकात्मक रूप में वहां पर हम लोग वंदन कार्यक्रम कराते हैं। जैसे मानवीय एवं पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन करना है तो मातृ पितृ वंदन होता है, आचार्य वंदन, शिक्षक वंदन होता है, अतिथि वंदन होता है। नारी सम्मान की अभिवृद्धि होनी चाहिए, फॉस्टर वुमेन ऑनर हमारा एक ध्येय वाक्य है, हमारी एक थीम है। तो नारी सम्मान की अभिवृद्धि हो तो भारत जैसे देश में पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव में आकर एक सोच बन पड़ी कि एम्पावर करना है। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पर नारी एम्पावर्ड ही है, उसके बिना आप घर में कोई काम नहीं कर सकते। उसका समाज जीवन में खूब इस प्रकार का सम्मान है और प्रमुखता से उसके सम्मान को रखा जाता है जी। हम ये कह रहे हैं कि समाज जीवन के अंदर नारी के प्रति देखने का दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए, उनमें रेस्पेक्ट की भावना बढ़नी चाहिए। तो रेस्पेक्ट की भावना कैसे बढ़ेगी? स्त्री का सम्मान करे वो ठीक है, लेकिन पुरुष स्त्री का सम्मान कैसे करेगा समाज जीवन में? तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, सुहासिनी वंदन। सुहासिनी वंदन का मतलब ये है, ऐसी बहनें, ऐसी माताएं, ऐसी नारियां जिनके परिश्रम से उन्होंने अपने सामर्थ्य के बल पर अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने कुल का गौरव बढ़ाया है, और उससे उनके परिवार के अंदर वो एक सक्षमता को लाने में बने हैं। वो भले कोई भी इस प्रकार के जो काम करने वाले हैं समाज जीवन के क्षेत्र में, या इस प्रकार की जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं, एक छोटी सी बहन जो शादी होकर के किसी कारण से उनका विवाह छूट गया और उसने मेहनत कर करके किसी एक छोटे से तैयारी करी और कहीं एक अच्छी जगह आरएएस लग गई और उसने और अच्छे ढंग से वहां काम किया, तो हम उसका वंदन करते हैं। एक ऐसी महिला जो नगर निगम के सफाई दस्ते के अंदर स्वच्छता के नाते अगर वो प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने परिश्रम से अपने परिवार का पेट पाल रही है और वो जब मेहनत कर रही है और वो सड़क पे झाड़ू भी लगा रही है, तो वो भी अपने परिवार के लिए सुवास वृद्धि करने वाली है, उसका भी समाज में सम्मान होना चाहिए। तो ये एक कार्यक्रम इस प्रकार के हम करते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए और उनका सम्मान हम बॉक्स एफएम की ओर से भी करते हैं, जोरदार तालियों के साथ। निश्चित रूप से एचएसएस फाउंडेशन का जो काम है वो प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन और
जिस तरह से समाज में परिश्रम करके अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने वाले लोग हैं, उनके वंदन का, उनके उत्साहवर्धन का काम है। आपने बात की हिंदू परंपराओं की, उन परंपराओं में किस तरह से मातृ पितृ वंदन की भी आपने बात की। मुझे अनायास ही एक बात ध्यान में आ गई। पिछले कुछ वर्षों में 25 दिसंबर को एक वर्ग क्रिसमस मनाता है, अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। वहीं दूसरे वर्ग में कुछ लोगों ने तुलसी पूजन दिवस उसको बोलना शुरू कर दिया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमारे यहाँ सनातन को मानने वाले जो परिवार हैं, उनमें तुलसी का पूजन तो नित्य प्रति का काम है। नित्य प्रति संध्या के समय हम आरती करते हैं तो वहाँ भी एक दीपक रखते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं। आरोग्य की दृष्टि से भी एक बड़ा महत्व है। किसी चीज को छोटा करने के लिए आप कोई दूसरी चीज वहां खड़ी कर देते हैं, और फिर जब उसके इतिहास और तर्क और तथ्य की जब बात आती है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें भारत बड़ा ही विविधताओं वाला देश है और इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए किसी चीज को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं। मुद्दा इतना सा है कि कोई एक व्यक्ति या एक ग्रुप इस प्रकार का अच्छा काम कर रहा है तो समाज के अंदर इकोसिस्टम बनने वाला है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि किसी को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं? वो कहीं लिखा थोड़ी उसने कि इसकी जगह ये काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात तो ये होती है ना कि क्रिसमस मत मनाइए, आप तुलसी पूजन कीजिए उस दिन। वो देखिए, समाज में अपने अपनी परंपराओं को मानने की और मनाने की स्वतंत्रता पूरी पूरी है। आज आप विभिन्न मत और संप्रदायों के अंदर इस देश के अंदर लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न उपासना पद्धति को मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन कभी कभी एक बहुसंख्यक समाज हीनता की भावना से ग्रस्त होकर अगर वो कोई काम ऐसा करता है जो उसकी संस्कृति के और विचार के अनुकूल नहीं है, वो हमारे देश में युगानुकूल नहीं है, तो उसको करने से रोका जाना चाहिए। मैं विदेशों में कई देशों में गया हूं, मैंने वहां देखा है कि लोगों ने मुझसे पूछा क्या कारण है कि आपके यहाँ पर शादी में लोग वाग सूट पैंट और टाई पहनते हैं, हमारे यहाँ पहनते समझ में आता है सर्दी बहुत पड़ती है, गले को बचाना है तो बंद किया है, तो ऊपर का कॉलर बंद करने से अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने टाई या कफ उस प्रकार का बो इस प्रकार का शुरू किया। लेकिन उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि क्या कारण है कि भारत में शादी के दिन कोट पहनते हैं, और वो भी मई जून में भी पहनते हैं और अप्रैल में भी पहनते हैं, वहां का मौसम भी ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी देखा देखी होड़ा होड़ी में हम ये भूल गए कि वास्तव में उन लोगों ने तो उस काम को अपने वहां की परिस्थिति के कारण शुरू किया था, और हमने अपनी अच्छी चीजों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो प्रभावित लग रही थी। मानसिक गुलामी वाला विषय आ गया। मानसिक नहीं, वो एक्चुअली में चर्चात्मक विषय है। आज आपने किसी भी देश के अंदर आप जा रहे हैं, वहां क्या खाना है, तो वहां का जो क्लाइमेट है उस आधार पे वो लोग वहां खा रहे हैं। आप देखिए कि जिन यूरोपियन देशों के अंदर बर्फ बहुत पड़ती थी, रशिया जैसे देशों में भी, और इधर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चले जाइए, वहां 12 महीने सर्दी पड़ती थी। अब वो जूते भी पहनते थे और हाथ में दस्ताने भी पहनते थे। अब सर्दी इतनी थी कि वो दस्तानों को, ग्लोव्स को खोल करके खाना नहीं खा सकते, तो उन्होंने एक स्टिक को जन्म दिया। वो स्टिक चम्मच कहलाया, स्पून कहलाया, उसको आसानी से पकड़कर खाने लगे। अब पूरे विश्व के अंदर वो कॉपी होने लगा। अब किसी देश के अंदर हो सकता है कि हाथ से खाते होंगे, लेकिन वो भी छूट गया। लेकिन एक ने किसी ने देखा तो अनुसरण करना चाहिए। उस अनुसरण के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, उसके पीछे की तात्कालिक परिस्थिति क्या है। हमारे यहाँ पर मटके में पानी रखा जाता था, ठंडा पानी रहता था। अब ठंडा पानी रहने के पीछे काम आता था और वो ठंडा पानी उपयोगी रहता था जी। लेकिन वो छोड़ दिया तो वो फ्रिज के अंदर पानी रखने लग गए, तो उसकी बीमारियां बढ़ने लग गई। तो मैं कहता हूं कि किसी भी चीज का आपको अनुसरण करना है तो अपने यहाँ के वातावरण, अपने यहाँ के क्लाइमेट, इन सब चीजों को देखकर ही करना चाहिए। अंधाधुंध अनुसरण करने का नुकसान रहता है। और हम उस बात को कह रहे हैं कि कहीं भी जी। कोई भी बात किसी की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं है। वे अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी, केवल संभ्रांत वर्ग ही नहीं, हर व्यक्ति जो दूसरों की ओर देखकर अपने जीवन को चलाना चाहता है, उनका अनुसरण कर रहा है। पाश्चात्य जीवन शैली और हमारी भारतीय हिंदू जीवन शैली दोनों में बहुत अंतर है। अच्छी चीज कहीं है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन
कुछ बातें जो हमारी परंपरागत दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज छोटी छोटी बातों पर आपकी दृष्टि डालूंगा। हमारे यहाँ पर जीवनचर्या शुरू होने से पहले कहा जाता था कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अध्ययन करें। अब एक कालखंड ऐसा आया जब केवल देर देर रात तक सोना, रात को देरी तक पार्टी में जाना, गाने बजाने के लिए जाना, तो सुबह बेचारा आदमी, विद्यार्थी, युवा या कोई भी व्यक्ति 12, 1, 2 बजे सोएगा तो सुबह जल्दी कैसे जगेगा। अब वो सुबह नहीं जग रहा तो उसको बीमारियां पकड़ रही है। अब वो बीमार होने के बाद जब उनके चिकित्सक के पास जाता है, हॉस्पिटल के पास जाता है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि थोड़ा बहुत समय आप अपने शरीर को दीजिए। तो कब देंगे समय शरीर को? तो वो समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय है, सुबह सूर्योदय से पहले का समय। अब आज वो लोग बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। वहां पर चल सकता है क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। अब वो वहां पर बुरे एयर कंडीशन से पैक माहौल में रहते हैं, तो वहां का कल्चर एक अलग प्रकार की सोच है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं चल सकती। ऐसे ही खान पान को लेकर है, भाव हमारे भाषा को लेकर के है कि हम हमारी बातचीत के अंदर, मैं एक बार प्लेन से आ रहा था तो एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी थी और वो बच्चा, वो प्लेन की आवाज के कारण बड़ी तेजी से घरघराहट की आवाज हुई तो वो रोने लगा। मैंने देखा कि 15-16 मिनट तक वो बच्चा रोता रहा। उसकी माँ उसको कही, बेटा बेटा प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट वीपिंग, डोंट क्राई, ऐसा करके उसको समझाने लगी। और उसको अंग्रेजी में बोलने लगी, समझाने लगी। क्या पता वो स्टेटस था कि नहीं था। मैंने कहा जी आप कहाँ के हो? बोले जी हम हरियाणा के हैं। मैंने कहा जी आप अपनी भाषा में इसको चुप कराओ, और आप जो भाषा बोलते हो उसमें कराओ, ये नहीं समझ रहा है शायद। अब जब उसको प्रेम से हिंदी में 2 लोगों ने हमने चुटकी बजा के कहा तो 2 मिनट में चुप भी हो गया बच्चा। अब क्या हो गया कि स्टेटस ऐसा हो गया कि मुझे शो ऑफ क्या करना है, इसीलिए वो चीजें चल पड़ी है। पर आज हमारे साथ में है सोमकांत जी शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और साथ ही HSS फाउंडेशन के आप सचिव हैं। अभी बात जो आ रही है उसमें एक हम उसका सार यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन और सीजन जो है, इसके आधार पर यदि आपका खान पान रहता है, इसके आधार पर आपकी दिनचर्या रहती है, तो आप स्वस्थ रहते हैं। अन्यथा फिर इधर उधर भटक के वापस आना उसी रास्ते पर है। बहरहाल स्वास्थ्य को लेकर जो बड़ी बात आपने कही है, पर्यावरण का भी एक बड़ा योगदान है। आप HSS फाउंडेशन के माध्यम से भी पर्यावरण को लेकर काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति के साथ में जो एकात्मता का भाव रहा है और उसके साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी को? देखिए, जितने भी आपके श्रोता हैं बॉक्स FM के, मैं उनको कुछ प्रश्न देता हूं, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। क्या विश्व में ऐसा कोई देश है जिसने अपने देश के साथ अपने आप को तादात्म्य किया है, एकाकार करने की कोशिश की है? हमने अपने देश को पीस ऑफ लैंड नहीं कहा, हमने इसे कहा है मदरलैंड, मातृभूमि का। हमने यहाँ तक कहा है कि भारत माता। आज किसी भी विश्व के अंदर कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसका किसी भी अपने देश के साथ में ऐसा संबंध हो कि उसके प्रति आदर का भाव हो। माँ का है तो इसका मतलब कोई रिचुअल नहीं है। माँ का मतलब ये है आप हमारा लालन पालन कर रहे हैं, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की परिस्थिति, ये हमारा लालन पालन कर रही है। उस लालन पालन के क्रम में हमारा कर्तव्य आपको माँ जैसा सम्मान देने का है। ऐसा किसी देश में है क्या? दूसरा, कोई और देश मुझे ऐसा बताइए जहां पर किसी नदी के पानी को पूजा जाता है, किसी वृक्ष की पूजा की जाती है, किसी पर्वत की पूजा की जाती है, किसी भी स्थान पर ऐसा कोई जीवन चक्र बताइए। तो हमारी जो भारतीय दर्शन है उसमें क्या कहा? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको जाना कहाँ है? फिर हमने ये भी कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो जल जो नदी में प्रवाहित हो रहा है वह नदी का जल मात्र नहीं है। मेरे को जितना आवश्यक है उसका उतना उपयोग करके उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी दी है। तो संरक्षण करने की जिम्मेदारी कहाँ से आएगी? जब उसके प्रति सम्मान होगा। हम आंवला नवमी मना रहे हैं, हम पीपल पूनम मना रहे हैं, हम तुलसी पूजन कर रहे हैं, हम बचबारस कर रहे हैं गाय की पूजा के लिए,
हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, पर्वत की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा। अब ये सब रिचुअल नहीं है, ये समाज जीवन के उन लोगों के प्रति जीवन में संदेश है। मनुष्य केवल अकेला प्राणी ऐसा नहीं है जिसके दम पर प्रकृति चल जाएगी। ये तादात्म्य चाहिए। मनुष्य में केवल एक बात परमपिता परमेश्वर ने अतिरिक्त दी है, वो है विवेक और बुद्धि। वो होने के कारण वह इन सब चीजों से तादात्म्य बनाए, उनका उपयोग करे और जरूरत है जितना उपभोग करे, लेकिन उसका दोहन न करे। तो ये भावना जो हमारी जीवन पद्धति की है वो हमारे को विचारणीय है और करनी भी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सोमकांत जी ने कही है, एक बार फिर से जोरदार तालियां। आप अपने आप को समझिए तो सही, देखिए तो सही, आखिर किस देश में, किस भूमि पर आपका जन्म हुआ है। जो भारत माता की बात आई है, मैं अक्सर कई बार मंचों पर से भी एक बात कहता हूं कि क्या आपने कभी सुना है किसी अमेरिकन ने अमेरिका अंकल कहा है? कभी चीन को चाची कहा है किसी ने? ताइवान को ताऊ कहा है किसी ने? नहीं कहा। कभी किसी देश ने इस तरह का संबंध नहीं जोड़ा है। ये संबंध माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये सनातन का संस्कार है और इसी के कारण ये सारा विषय जोड़ा। सोमकांत जी, कभी कभी मन में इस तरह का भाव नहीं आता? वैचारिक रूप से इतनी स्पष्टता है, इतनी पुष्टता, और फिर आखिर में राजनीतिक क्षेत्र में जाकर काम करने का जो संयोग बन गया है, वहाँ एक सामान्य जनमानस की जो धारणा है वो धारणा अलग तरह की है। आप चूंकि भीतर हैं तो आपका अनुभव अलग भी हो सकता है। इतनी वैचारिक स्पष्टता, इतना अध्ययन, इतना चिंतन मनन मंथन, और वहां एक तरह से टांग खिंचाई। ऐसा नहीं है। ये बाहर से देखने पर आजकल तथाकथित कहना चाहिए कि कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया उपक्रम है। ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग केवल राजनीति, अपनी गद्दी बचाना, इसी का काम नहीं करते। इतने बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने देश पर संकट आया और जब देश के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि हमारे को आगे बढ़कर आना चाहिए, तो जयप्रकाश नारायण ने सब कुछ छोड़कर, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, उस इमरजेंसी के विरोध के अंदर वो आए और उन्होंने काम किया। तो वो भी देश के हित में था। पर्यावरण के लिए जितने प्रयत्न आज की हमारी सरकारों में हुए, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश के अंदर, विश्व के अंदर जो एक बड़ी समस्या उभर कर आने वाली है वो हमारी जीवन शैली के कारण उभर कर आने वाली है। आज आप इंटरनेशनल समिट्स हो रही हैं, एक विचार मंथन के लिए इस प्रकार का चिंतन प्रारंभ हो चुका है कि किस प्रकार से प्रकृति और परिस्थिति के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए। राजनीति के माध्यम से इकोसिस्टम बनाने की बात चल रही है। आपको पेरिस समिट की बात याद होगी, उसके अंदर बहुत बड़ा ये विषय का प्रस्ताव पारित हुआ। ग्लेशियर पिघल रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, ये चिंता का विषय है। मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वर्तमान समय में आज भविष्य की बलि देना ये कोई मत नहीं है। तो इसलिए राजनीति के माध्यम से भी बड़े बड़े प्रयोग चल रहे हैं। और नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, जयप्रकाश नारायण की बात हुई, आपातकाल का दौर था, 50 वर्ष हो गए उन बातों को। नानाजी देशमुख जैसे उदाहरण, उनको भी लगभग 40-45 वर्ष हो गए हैं। नानाजी देशमुख जैसे लोग हों, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हों, जिन्होंने सोचा कि एक आयु के बाद में राजनीति छोड़ के सीधे सीधे समाज सेवा के काम में लग गए। इस दौर में ऐसे चरित्र, ऐसे आदर्श कहाँ दिखते हैं? अब तो जो मीडिया के माध्यम से जो चीजें आती हैं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र लोग राजनीति को कहने लगे हैं। किस तरीके से राजनीति में पद पाने के बाद में लोगों की यदि उनकी आय और संपत्ति देखी जाती है तो सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि वो दलदल, एक तरफ इतना पुण्य पवित्र कार्य संगठन का और दूसरी तरफ वो दलदल, तो ये इस तरह का विरोधाभास महसूस नहीं होता कभी? ऐसा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम समाज में सब प्रकार के उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरण भी है तो बुरे भी उदाहरण हैं। मनोविज्ञान में एक अच्छाई और बुराई की परिभाषा दी गई है। अच्छाई की परिभाषा और बुराई की परिभाषा कैसे बताइए? एक मेजरमेंट से बताइए कि एक बुराई 1 सेकंड में 100 किलोमीटर रन करती है और जो अच्छाई है वो 1 वर्ष में 1 सेंटीमीटर रन करती है। अब ये परिभाषा किसी ने बनाई है तो कोई नाप के बनाई है, किसी ने सोच विचार करके बनाई है। मैं एक स्कूल में गया, मैंने उन बच्चों से पूछा, बोलो भैया आप सब में से कौन कौन को अच्छी कहानी याद है? तो उन्होंने कहा कि मुझको याद है। मैंने कहा क्यों याद है? कि मेरे को मेरी दादी सुनाती थी।
तो उनको कहानी याद है। एक बच्चे ने तपाक से पूछा, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा चलो आप में से गाली किस किस को आ रही है बकरी? उनका मुझे आती है। मैंने कहा तुम बहुत छोटे हो, तुमको क्यों आती है? तो बोले मेरे गांव में खेत है, खेत में मेरे दादाजी और उनके मेरे ताऊजी वगैरह सब खेती कराते हैं, तो कोई काम नहीं करता तो गाली बकते हैं, तो गाली बकते तो गुस्सा वहां की शैली ऐसी है, तो वो उसने कैच कर ली। अब उसने वो कैच किया तो मैंने कहा कोई अच्छी बात भी बताते होंगे? बोले हाँ बताते हैं वो तो, लेकिन पूरी याद नहीं है, लेकिन वो जो वहां बोले मुझे याद है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छाई और बुराई की जो ये मेजरमेंट बताया है, 1 सेकंड में 100 किलोमीटर बुराई रन करती है और अच्छाई 1 वर्ष में 1 सेंटीमीटर रन करती है। तो हम तो अच्छी बात को देख रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक बात है, बहुत सी तालियां। आप की दृष्टि कैसी है वैसी ही आपकी सृष्टि हो जाती है, और चराचर जगत में सब तरह की चीजें आपको देखने को सुनने को मिलती हैं। आपके मन के अनुकूल, आपकी दृष्टि के अनुकूल क्या चीजें हैं, उसी दिशा पर आप चलते जाएं और बढ़ते जाएं तो जीवन बहुत सार्थक और आनंद वाला हो जाता है। विशेष संपर्क प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है, किस तरह का काम रहता है? भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यह संगठन केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। इस संगठन का एक वैशिष्ट्य है विचारधारा और कार्यपद्धति। कार्यपद्धति का एक प्रमुख अंग है संपर्क। तो संपर्क किन से करना, क्यों करना, कब करना और कैसे करना, ऐसे 4 प्रकार के विषय हैं। तो सबसे पहले तो किससे करना, किन से करना, सबसे पहला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर, अंत्योदय की विचारधारा को लेकर, मूल्य आधारित राजनीति को लेकर, गांधीवादी समाज व गांधीवादी दृष्टिकोण को लेकर और राष्ट्रीयता के भाव को लेकर काम कर रही है। पार्टी का विस्तार होना चाहिए, पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बननी चाहिए। इसके लिए एक विशेष संपर्क प्रकोष्ठ का गठन हुआ। इस प्रकोष्ठ के अंदर समाज के हर एक स्थान के, हर फील्ड के, प्रत्येक श्रेणी के 10-10 टॉप लोगों को मिलना, उनको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझाना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। वो जिस प्रकार से भी सहभागिता कर सकते हैं वो सहभागी हो। तो वैचारिक रूप से सहभागी हो सकते हैं, वो किसी कार्य के रूप में सहभागी हो सकते हैं, वो किसी जगह पर अपने विषय को रखने के अंदर ओपिनियन मेकर, थिंक टैंक के नाते पर हो सकते हैं। तो ऐसे समाज की 80 श्रेणियों को भारतीय जनता पार्टी ने विशेष संपर्क के नाते जोड़ा है। उनमें किसान भी हैं, उसमें सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, उसमें युवा भी हैं। एक सामान्य जिज्ञासा इसमें ये भी आती है कि जब संपर्क का काम है तो आज के इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका कोई पक्ष नहीं होगा राजनीतिक रूप से, या इधर होंगे या उधर होंगे। जो दूसरे पक्ष के साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनसे भी संपर्क का कुछ योजना? हम कह रहे हैं जो हमारी विचारधारा से सामंजस्य नहीं रखता उसके पास भी हमको जाना है, अपना पक्ष समझाने के लिए जाना है। जाने लगे हैं। किस तरह का अनुभव आता है? खूब अच्छा अनुभव आ रहा है। वो बोले भाई साहब आप आए हैं, आपकी बात को हम समझते हैं, राम मंदिर का विषय था तो हमने खूब सहयोग किया। आज आपने इतना बड़ा धारा 370 हटाई है, तो धारा 370 के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूँ। लेकिन वो किसी दूसरे दल से जुड़े हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अंदर खाते वो हमको समर्थन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सकारात्मक बात है। और संपर्क और संवाद, निश्चित रूप से इनसे बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। आप सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। कि हम जिस दौर में आज जी रहे हैं, उस दौर में हमारी जिम्मेदारी और हमारा मूल दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जो सीखा है उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसे धैर्य से संभालना चाहिए, और जो धैर्य से हम संभाल रहे हैं उसके अंदर हमें अपनी निभाना उसको बड़ी जिम्मेदारी से चाहिए। सरल वाक्य में बोलें तो सीखो अनुभव से, संभालो धैर्य से और निभाओ जिम्मेदारी से। यह भाव लेकर अगर हम हमारे दैनिक डेली रूटीन के काम करेंगे, भले ही व्यापार करें, भले ही पढ़ाई करें, भले ही कोई अभिनय के क्षेत्र में हो, कोई कला के क्षेत्र में हो, कोई प्रोफेशनल क्षेत्र में हो, हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस जिम्मेदारी में अपना स्थान और अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, तभी सफलता मिलेगी। बहुत ही सार्थक संदेश दिया सोमकांत जी ने। और अपनी सभ्यता, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, इसके लिए कहा जा सकता है कि इसे बढ़ाएं, इसे बचाएं, अपनी जिम्मेदारी है। असंस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। तो अपनी परंपराओं पर अभिमान करें, अपने स्वयं का ध्यान रखें और
बाहर से जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो युगानुकूल हो सकती है, उसके प्रति आप विचार कर सकते हैं। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है स्वदेशी को युगानुकूल कर लीजिए और विदेशी को स्वदेशानुकूल कर लीजिए, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। सोमकांत जी, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।